वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं क्रांति पथ। स्वागत है आप सबका। आज बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी के विषय में जिन्होंने पुरानी पीढ़ी के क्रांतिकारियों से लेकर के वर्तमान पीढ़ी के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। जी हाँ, जिन्होंने रास बिहारी बोस से लेकर के शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक उन्होंने उनके साथ रह करके काम किया और आज़ादी के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका को बड़ी अच्छे तरीके से निभाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सचिंद्र नाथ सान्याल की। एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके विषय में हमारी युवा पीढ़ी न जानती है, न उनके विषय में कहीं पढ़ने और लिखने को या किसी भी किताब के अंदर ऐसे ऐसे शहीदों का जिक्र आता ही नहीं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। जिन नौजवानों ने भरी जवानी के अंदर तिलांजलि देकर के अपने जीवन को माँ भारती के चरणों में होम कर दिया, उन लोगों के नाम इतिहास की किसी पुस्तक में कहीं किसी भी पृष्ठ के ऊपर उनके नाम देखने और सुनने को नहीं मिलते। इनसे बड़ा अपमान, इससे बड़ा अपमान उन क्रांतिकारियों का, उन राष्ट्रवादियों का, भारत माँ के उन पुत्रों का और क्या हो सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं ऐसे ऐसे गुमनाम क्रांतिकारियों की जीवनी बना करके आम जनमानस के बीच में लेकर के आए ताकि ये राष्ट्र उनके विषय में जान सके। साथियों, बात करते सचिंद्र नाथ सान्याल की। सचिंद्र नाथ सान्याल का जन्म सन 1893 में बनारस में हुआ। इनके पिता हरिनाथ सान्याल और माँ वासिनी देवी थी। सान्याल अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनका पूरा परिवार राष्ट्रवादी गतिविधियों में संलिप्त रहता था। इनके पिता राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इनके जो 3 और भाई थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों में किसी न किसी रूप से भाग लेने के कारण अलग अलग जेलों में सजाएं काट चुके थे। जब सान्याल 9 वर्ष के थे इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। सान्याल उस समय बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं रहते रहते इन्होंने अनुशीलन समिति की एक शाखा बनारस में खोली। इस शाखा का काम था नौजवानों को शारीरिक व्यायाम के जरिए प्रशिक्षण देकर के क्रांति के लिए तैयार करना। कुछ ही दिनों में अंग्रेजी साम्राज्य ने अनुशीलन समिति के ऊपर रोक लगा दी, इसे अवैध घोषित कर दिया। तब सान्याल ने इस समिति का नाम बदल करके यंग मैन एसोसिएशन कर दिया। 1911 में सान्याल अरविंद घोष से मिलने के लिए पौंडीचेरी जाते हैं, परंतु अरविंद घोष से इनकी मुलाकात नहीं हो पाती। 1913 में ही अनुशीलन समिति के 2 सदस्य शशांक मनोहर और प्रफुल्ल चंद्र गांगुली इन्हें रास बिहारी बोस से मिलवाते हैं। रास बिहारी बोस इनकी कर्मठता, इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और इन्हें बारूद से भरा अनार कहते हैं। प्यार से वो इन्हें लट्टू कहते थे। सान्याल रास बिहारी बोस के साथ मिलकर के गदर आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में जुट जाते हैं। वो बनारस, पंजाब और बंगाल के अलग अलग सैनिक छावनियों में जाकर के वहाँ जो भारतीय सैनिक जो रहते थे उनको अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध भड़काते हैं। उनके भीतर चिंगारियों को वो दहकाते हैं ताकि समय आने पर वो बगावत कर दें और अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध वो बगावत करके लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ सम्मिलित होकर के कार्य कर सकें। साथियों, 1914 में ही जब एक बम का परीक्षण सान्याल कर रहे थे रास बिहारी बोस के साथ, तो बम जो है फट जाता है और बहुत भयंकर तरीके से सान्याल घायल हो जाते हैं। काफ़ी महीनों के बाद जब ये स्वस्थ होते हैं तो स्वस्थ होने के तुरंत बाद सान्याल राजस्थान जाते हैं और अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर के, विशेष करके जिसमें अर्जुन लाल सेठी और इनके और कुछ 2-3 साथी सम्मिलित थे, वहाँ जा कर के वहाँ जो भारतीय सैनिक जो वहाँ रेजिमेंट्स में काम कर रहे थे उनको साथ मिलाकर के गदर आंदोलन की नींव को मजबूत करने में जुट जाते हैं। साथियों, 21 फरवरी 1915 का दिन गदर जो होना था, जो बगावत होनी थी सैनिकों के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध, 21 फरवरी का दिन तय किया गया था। 21 फरवरी के दिन अलग अलग रेजिमेंटों में सारे भारतीय सैनिक विद्रोह करते, वहाँ जो हथियार जो रखे हुए थे सरकारी उनको लूट लेते और बगावत मच जाती और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता। परंतु किसी गद्दार व्यक्ति ने, जो कि पुलिस का मुखबिर था, उसने चुपचाप इस षड्यंत्र की सूचना अंग्रेजी साम्राज्य को दे दी। समय से पहले ही योजना का पता चल गया और पूरी योजना के ऊपर पानी फिर गया। सचिंद्र नाथ सान्याल को 26 जून 1915 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और इन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में आजीवन काले पानी की सजा के लिए भेज दिया जाता है। 4 साल अंडमान की सेलुलर जेल में बिताने के बावजूद 1920 में जब राजनीतिक
कैदियों की रिहाई की मांग उठती है, जिसमें अधिकतर कैदियों को शर्त के साथ रिहा कर दिया जाता है, उसमें सचिंदर के मामा जी सचिंदर की ओर से एक अपील दायर करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, और सचिंदर सान्याल को भी उनके साथ रिहा कर दिया जाता है। परंतु इनके ऊपर ये शर्त लगाई जाती है कि ये कभी भी किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियों में ये संलग्न नहीं रहेंगे। साथियों, 1921 में ही कांग्रेस के अधिवेशन में जाकर के ये भाग लेते हैं। असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी के द्वारा चोरा चोरी की घटना के बाद वापस जब ले लिया जाता है, तो विशेष करके क्रांतिकारियों में बड़ी निराशा की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उस समय सारे क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति के मार्ग को छोड़ करके अहिंसात्मक तरीकों से महात्मा गांधी के साथ जुड़े रहते हैं। जब महात्मा गांधी आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तब कुछ नौजवान मिलकर के राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल से मिलकर के क्रांतिकारी दल बनाने की सिफारिश करते हैं। इसी समय के दौरान सचिंद्र नाथ सान्याल अपने साथी जादू गोपाल मुखर्जी के साथ मिलकर के एक राष्ट्रवादी संगठन खड़ा करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनकी आर्थिक बदहाली इतनी भयंकर हो जाती है कि अपने जीवन यापन को चलाने के लिए रोटी तक खाने के उनके पास लाले पड़ जाते हैं। वो एक ईंट भट्टे के ऊपर जाकर के एक मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं, सारी गतिविधियों को रोक देते हैं। कुछ समय के बाद वो रेलवे में भी जो है कलेक्टर के पद पर कुछ समय के लिए नौकरी करते हैं। 1923 में दोबारा सारी गतिविधियों को रोक करके क्रांतिकारी गतिविधियों को दोबारा एक नए सिरे से शुरू करते हैं, और 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर के HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी नाम का एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा करते हैं, जो बेहद शक्तिशाली था, बेहद ताकतवर था। और यही वो संगठन था जिसने 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के ऊपर सरकारी खजाने को लूटा था। 9 अगस्त 1925 को जब क्रांतिकारियों ने खजाने को लूटा, तो अनेक क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे। 1 जनवरी 1925 को सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पर्चा द रिवोल्यूशनरी नाम का एक पर्चा, एक क्रांतिकारी पंपलेट, जिसे स्वयं सचिंद्र नाथ सान्याल ने अपने हाथों से लिखा था, उसको पेशावर से लेकर के रंगून तक बांटा गया। इतना जबरदस्त लेख उनके द्वारा लिखा गया था। इस लेख में ये प्रार्थना की गई थी कि लोग महात्मा गांधी के छद्म जो महात्मा है उनके बहकावे में न आए, अपितु वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। जब तक हम विदेशी साम्राज्य के समक्ष अपने शीशों को झुकाए रहेंगे, तब तक इस राष्ट्र को कभी भी स्वतंत्रता मिल नहीं सकती। सशस्त्र क्रांति एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा अंग्रेजों को इस साम्राज्य से भगाया जा सकता है और आज़ादी लाई जा सकती है। उनके इसी लेख को आधार बना करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। बाद में काकोरी केस में भी उनका नाम सामने आता है और उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। वहीं रह करके जेल की सिंखचों में अंडमान की सेलुलर जेलों में सान्याल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन को लिखते हैं। बंदी जीवन एक ऐसी पुस्तक थी जो क्रांतिकारियों में बेहद विशेष लोकप्रिय थी। सारे क्रांतिकारी बंदी जीवन को गीता की तरह मानते थे और प्रतिदिन 2 या 3 पृष्ठ प्रत्येक क्रांतिकारी इस पुस्तक के पढ़ता था। साथियों, 1937 में जब कांग्रेस की अलग अलग प्रांतों में सरकारें बननी प्रारंभ हो जाती हैं, तो जितने भी राजनीतिक कैदी उस समय जो आजीवन काले पानी की सजाएं काट रहे थे, उनके लिए पूरे देश की ओर से उनकी रिहाई की मांग उठती है। तब सान्याल को भी 1937 में रिहा कर दिया जाता है। सान्याल उस समय सही सुभाष चंद्र बोस जी ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक संगठन बना रखा था। सान्याल जेल से छूटते ही सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के फॉरवर्ड ब्लॉक में काम करना शुरू कर देते हैं। 1940 में विश्व युद्ध के दौरान सान्याल अपने क्रांतिकारी लेख लिखते हैं, जनता को बगावत के लिए तैयार करते हैं, लोगों को विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध उकसाते हैं और इनके इसी लेख को आधार बना करके अंग्रेजी सरकार दोबारा इन्हें राजस्थान की एक जेल के अंदर शिफ्ट कर देती है। वहां इन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। वहीं रहते रहते सान्याल को टीबी की भयंकर बीमारी हो जाती है। इनका जो स्वास्थ्य था दिन प्रतिदिन गिरता चला जाता है और इतनी भयंकर दशा इनके स्वास्थ्य की हो जाती है कि ये बहुत कमज़ोर शरीर से हो जाते हैं। सरकार जैसे तैसे इनको गोरखपुर की जेल के अंदर शिफ्ट कर देती है और गोरखपुर की ही जेल के अंदर 7 फरवरी 1942 को संदिग्ध परिस्थितियों में सचिंद्र नाथ सान्याल की मृत्यु हो जाती है। साथियों, ये थे आज के इस एपिसोड के महानायक सचिंद्र नाथ सान्याल और उनका जीवन। एक निवेदन आप सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि इन वीडियोज़ को बनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो यही कि उन गुमनाम क्रांतिकारियों को हम आम जनमानस तक लेकर के आएँ,
हमारी आने वाली पीढ़ियां, विशेष करके युवा वर्ग, उनसे प्रेरणाएं लें। उन क्रांतिकारियों के उज्जवल चरित्रों को, उनकी बलिदानों की उन गाथाओं को सुन करके उनसे वो प्रेरणाएं लें। उनकी भांति वो भी देश और राष्ट्र की तरक्की में अपना सर्वांगीण विकास दें। इसी के तहत हम इन वीडियोज़ को तैयार कर रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भविष्य में आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें, हम निरंतर काम करते रहें। आज की कड़ी में फ़िलहाल इतना ही, आगे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए देखते रहिए क्रांति पथ। आप सबको नमस्कार। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।